आवाम इंडिया वॉइस की तरफ से आपका नमस्कार। आवाम इंडिया वॉइस वैसे शख्सियत का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जो बिहार की धरती पर एक चर्चित आंदोलन के नेत्री हैं। विभिन्न सवालों के बारे में इस इंटरव्यू में हम उनके साथ रूबरू होंगे और उनके अपने आंदोलन का जो संघर्ष का अनुभव रहा है, महिलाओं के बारे में, किसान मजदूरों के बारे में। कॉमरेड मीना जी, आप CPI-ML के पोलित ब्यूरो मेंबर हैं, साथ ही ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन IPWA का जनरल सेक्रेटरी हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अभी करंट में जो पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल पास किया गया, उसके प्रति आपके IPWA का क्या स्टैंड है, इसके बारे में विस्तार से आप बात करें। देखिए, महिला आरक्षण बिल संसद से पास तो हो गया है और इसको लेकर के जिस तरह से सरकार ने पेश किया पूरे मामले को कि महिलाओं को हमने महिला आरक्षण दे दिया है, लेकिन जब इस बिल की बारीकियां सामने आई तो पूरी तरह से ये बात स्पष्ट हो गई कि ये महिलाओं के साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है इस मोदी सरकार ने। क्योंकि इस बिल को पास करने के साथ साथ जो शर्त लगाई गई है कि ये बिल तभी लागू होगा जब देश की जनगणना होगी और जनगणना के बाद परिसीमन होगा। तो जनगणना और परिसीमन के बाद इस महिला आरक्षण बिल को लागू करना है सरकार को। जनगणना कब होगी ये किसी को नहीं पता है। 2021 में जनगणना होनी थी और जनगणना को टाल दिया गया है। आगे जनगणना कब होगी ये कोई नहीं जानता है। परिसीमन बहुत ही जटिल प्रक्रिया की चीज़ है और ये काफ़ी समय लेता है। तो उसके बाद अगर ये लागू भी होना है तो ये दोनों चीज़ों को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये 2024 में होगा, ये 2029 में होगा या फिर 2029 के बाद ये होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तो ये जो धोखाधड़ी है मोदी सरकार की, हम समझते हैं कि ये महिलाएं इसको पूरी तरह से समझ रही हैं। पूरे देश में आप देख लीजिए तो कहीं भी महिलाओं ने इसका स्वागत नहीं किया है। हर जगह महिलाओं में इसके ज़रिए ये बात और स्पष्ट हो गई कि आज तक इनके जितने नारे रहे हैं महिलाओं को लेकर, वो तमाम नारे छलावा सिद्ध हुए हैं। ये जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। तो महिला आरक्षण की इन्होंने बात की और महिला आरक्षण से महिलाओं को वंचित कर दिया गया है। दूसरी बात कि आज तक जो ये महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ था, ये 27 वर्ष हो गए हैं इस बिल को बहस में आए हुए, बार बार पेश हुआ, फिर वापस हुआ, गिर गया कई बार। कह लीजिए कि इस बिल को लटका करके रखा है। और इस बिल को लेकर के जो बहस थी, जिसकी वजह से इस बिल का विरोध होता रहा कि इस बिल के भीतर आरक्षण में महिलाओं का वो हिस्सा जो पिछड़ा हुआ है, जो दलित है या जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हैं, उन महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इस सवाल को इस बिल में शामिल नहीं किया गया। हमारी ये साफ समझ है कि आज अगर आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो महिलाओं को छोड़कर कोई सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है। आज मोदी जी भी बहुत सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं की बात आते ही, महिला आरक्षण बिल के आते ही जब इस सवाल को उठाया गया कि महिलाओं के सामाजिक न्याय का क्या होगा, तब वो कह रहे हैं कि महिलाओं की एकता तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो महिलाओं के एकता मजबूत ज़्यादा तभी होगी जब महिलाओं के तमाम हिस्से जो वंचित हैं, जो आज तक समाज में उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, आप उसको मौका देते हैं। और लोकतंत्र की ताकत मैं समझती हूँ कि यही है कि लोकतंत्र के भीतर जो समाज का पिछड़ा वंचित हिस्सा है उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए आपको कि ये साफ समझ है
कि आरक्षण के भीतर जो आरक्षण का प्रश्न है उसको हल किया जाना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए और इस बिल को तत्काल लागू किया जाए। इंडिया गठबंधन ने तो कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको तत्काल लागू कर सकते हैं और ये 2024 के चुनाव में लागू हो सकता है। तो इसलिए इस बिल को तत्काल लागू किया जाए। इसमें पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी, क्योंकि उन महिलाओं के साथ भी हम लोग देखते हैं कि आज जो पूरे समाज में स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी ही वंचित हिस्सा है समाज का। तो इन तमाम लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो। और यही नहीं, जो राज्यसभा है और विधान परिषद है, जब आप कहते हैं कि देश के लिए जो नीति बनाने वाली जगहें हैं, जो संस्थाएं हैं, जो देश के बारे में फैसला लेने वाली संस्थाएं हैं, उन फैसलों में औरतों की भागीदारी हो, तो औरतों की कम से कम 1/3 भागीदारी, आप 50% आरक्षण तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन कम से कम 1/3 भागीदारी महिलाओं की हो, ये ज़रूरी है। इसलिए राज्यसभा और विधान परिषद में भी ये महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कॉमरेड मीना जी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन हमारी महिलाओं के प्रति दोनों का अपना अपना क्या नज़रिया है, महिला को उत्थान के प्रति, महिला को शिक्षा के प्रति, महिला को स्वास्थ्य के प्रति, ये समग्र रूप से बताएं कि इंडिया गठबंधन क्या भूमिका अदा करता है महिलाओं के प्रति और एनडीए गठबंधन क्या भूमिका अदा करता है। देखिए, एनडीए मतलब तो आप समझिए बीजेपी और आरएसएस, क्योंकि आज वो एनडीए नहीं है। उस एनडीए के भीतर से आज जदयू बाहर है, शिवसेना का बड़ा हिस्सा बाहर है, दूसरे राज्यों में भी, आप पंजाब में देख लीजिए अकाली दल इनसे अलग हो गया है। इसलिए आज एनडीए का मतलब बीजेपी है और बीजेपी के पीछे आरएसएस की ताकत है। और बीजेपी आरएसएस की ये कोशिश भी रही है कि वो गठबंधन बनाना, मतलब वो बाकी सबको अपने भीतर समाहित कर लेना चाहते हैं, सबको ख़त्म कर देना चाहते हैं, उनके अस्तित्व को ख़त्म करके वो बीजेपी में सबको बदल देना चाहते हैं। तो इसलिए ये इनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा महिलाओं को अधीन बनाए रखने की विचारधारा है। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं और मनुस्मृति में साफ साफ कहा गया है कि औरतों को हमेशा अधीनता में रहनी चाहिए। औरतें ऐसा मनुष्य नहीं है कि उनको आप आज़ादी दें। उनको कभी पिता के नियंत्रण में रहना है, कभी पति के नियंत्रण में रहना है, कभी पुत्र के आदेश पे चलना है। हमेशा महिलाओं को किसी न किसी की अधीनता में रहना है। तो जहाँ मौलिक विचार ही उनका औरतों की अधीनता का है, वहाँ तमाम उनके जो कार्यक्रम होंगे वो आप समझ सकते हैं कि उसी के हिसाब से वो चलेगा। इसी दिल्ली में हम लोगों ने देखा कि जंतर मंतर पर जब लड़कियां धरना दे रही थी, इस देश की महिला पहलवान, जिन पहलवानों को कभी मोदी जी ने कहा था कि ये तो हमारे घर की लड़कियां हैं, और उन लड़कियों पर जो यौन उत्पीड़न हो रहा था, उस यौन उत्पीड़न के खिलाफ जब वो लड़कियां बोलने के लिए सामने आई तो उन पर बर्बर तरीके से दमन किया गया। इसी दिल्ली की सड़कों पर उनको घसीटा गया। लेकिन जो उत्पीड़क है, जो भाजपा का सांसद है, उस भाजपा सांसद को बचाने की तमाम कोशिशें की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुआ, हम लोगों ने देखा, और उसके बाद भी पुलिस ने कभी भी ब्रजभूषण सिंह एक दिन के लिए भी कोई उससे पूछताछ ढंग से की जाए, ये कोशिश हम लोगों ने देखा कि पुलिस ने नहीं किया। तो इस तरीके से आप महिला खिलाड़ियों के जो उत्पीड़क हैं, आप उसको बचा रहे हैं। मणिपुर जिस तरह से जल रहा है कुंभ, क्योंकि पिछले 5 महीने से वहाँ हिंसा हो रही है, वहाँ आगजनी हो रही है, सैकड़ों हजारों लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं, घर जलाए गए हैं। 2 समुदायों को लड़ाने के लिए हथियार बांटा जा रहा है और ये पूरी लड़ाई में सबसे ज़्यादा इसका शिकार महिलाएं बन रही हैं। उनके साथ बलात्कार हो रहा है। 2 महिलाओं के साथ जिस तरीके से उनको नंगा परेड करवाया गया और बलात्कार हुआ, उसका वीडियो पूरे देश ने देखा। और उसके बाद ही कह लीजिए कि सरकार के खिलाफ लोग खड़े हुए।
लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी कहना इस मामले में मुनासिब नहीं समझा। बिल्किस बानो जैसी महिला जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसकी बेटी की हत्या कर दी गई, परिवार वालों की हत्या कर दी गई, और उन अपराधियों को जो सज़ा मिली थी, हम लोगों ने देखा कि वो सज़ा ख़त्म कर दी गई, उनको जेल से रिहा कर दिया गया। तो ये मुस्लिम महिलाओं पे हमले हो रहे हैं, ये अपने आप को हिंदुओं की बात करते हैं, लेकिन हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार जब होता है, ये अत्याचारियों के पक्ष में खड़े होते हैं। सरकार इनके हाथ में ये कानून महिलाओं के खिलाफ बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये सरकार पूरे तौर पर महिलाओं के खिलाफ खड़ी है। बहुत आप इसको क्या कहें कि इस देश का दुर्भाग्य कह लीजिए कि हम कहने को आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं, लेकिन इस देश में औरतों की हालत दुनिया के जो सबसे पिछड़े देश हैं उसकी श्रेणी में। तो यहाँ कुपोषण हो, यहाँ भूखमरी हो, यहाँ महिलाओं के स्वास्थ्य का सवाल हो, महिलाओं की शिक्षा का मामला हो, इन तमाम मामलों में सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बजट में कटौती किया जा रहा है, शिक्षा महंगी हो रही है, लड़कियों के लिए पढ़ना मुश्किल हो गया है, गरीब परिवार की लड़कियों के लिए रोज़गार सबसे कम आज मिल रहे हैं। देश में बेरोज़गारी का जो दर है वो मोदी सरकार के समय सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर हम लोग आज देख रहे हैं। तो इन तमाम पहलुओं से अगर देखें तो ये बीजेपी आरएसएस की सरकार ये सिर्फ पूंजीपतियों के फ़ायदे के लिए, कुछ मुट्ठी भर अमीर घरानों के फ़ायदे के लिए काम कर रही है, और इसमें तमाम लोग पिसे जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं की आज़ादी, उन महिलाओं का न्याय आज खतरे में है। तो ये पूरा एनडीए की कार्यप्रणाली है। और ठीक इसके विपरीत इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में भी कई पार्टियां हैं, लेकिन उसमें जो वामपंथी पार्टियां हैं, खास करके अगर मैं सीपीआई-एमएल की बात करूं, तो सीपीआई-एमएल हमेशा ये मानता है कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों के बराबर के अधिकार हैं। हमारे संविधान ने भी इसकी बात की है, और ये बिल्कुल किसी भी समाज के लिए बिल्कुल स्वाभाविक चीज़ होना चाहिए कि समाज का विकास तब तक नहीं होगा जब तक आप महिलाओं को उसका हक नहीं देते हैं, महिलाओं को बराबरी में खड़ा नहीं करते हैं। इस समाज में जितना पुरुषों का हक है उतना ही महिलाओं का हक होना चाहिए, जितना पुरुषों का सम्मान है उतना महिलाओं का सम्मान है, कोई किसी से कम ज़्यादा नहीं है। क्योंकि और आप इन दोनों के अतिरिक्त जिसको आज हम अदर्स कहते हैं, एलजीबीटीक्यू समुदाय है, हमारा संगठन उनके अधिकारों के लिए भी लड़ता है कि उन्हें भी समाज में बिल्कुल बराबर के इंसान होने का ये हक मिलना चाहिए। तो इस तरीके से एक तरफ महिलाओं को गुलाम बनाने की विचारधारा है, और दूसरी तरफ महिलाओं की आज़ादी, महिलाओं की बराबरी, ये विचारधारा उसके पैरेलल खड़ी है। और इसलिए आने वाले समय में निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन है वो महिलाओं के हक में खड़ा होगा। महिला आरक्षण बिल पे हम लोगों ने देखा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी जी ने इसकी घोषणा की कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम तत्काल इस आरक्षण बिल को लागू करेंगे। तो इस तरीके से ये जो मोदी जी की बहानेबाजी है आरक्षण बिल को लागू करने की, जो रोकना चाहते हैं, उसके विपरीत इंडिया गठबंधन आज खड़ा है।